टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम टेक्निकल हेल्पर पेपर 2018 का जो 24/8/2018 को पेपर संपन्न हुआ है उसका हम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सोल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ऑप्शन ए 1.602 इंटू 10⁻⁻1 कूलम, बी है 1.602 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, सी है 1.602 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, डी है 1.602 इंटू 10⁻9 कूलम, ई है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जो हमेशा ध्यान रखिए, जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका जो राइट आंसर होगा ई होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मिनट में 1 एम्पीयर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलम का चार्ज प्रभावित होगा। तो देखिए, 10 कूलम का, 60 कूलम का, 100 कूलम का, 200 कूलम का और ई 600 कूलम का। तो देखिए, हम इसे ऐसे सोल्व करते हैं। जो आवेश का मान होता है वो होता है प्रवाहित धारा, एक तो होता है प्रवाहित धारा इंटू समय। जो प्रवाहित धारा और इंटू समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखिए, जो इसमें दे रखा है करंट का मान दे रखा है 10 एम्पियर और इसमें दे रखा है 1 मिनट। तो हमें निकालना है सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 600 आंसर आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूरे, हरे और धूसर चमकीले लाल रंग का रजिस्टर होगा। तो देखिए, ये निम्न प्रकार से इसकी सारणी होती है। वो देखिए, बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन की, वेरी गुड, वाई। तो 0 बी होता है 1 1 2 3 4 5 6 और वॉयलेंट होता है 7 और ये होता है 8 और 9 तक होता है। तो देखिए, इसमें दे रखा है, एक सेकंड, भूरे, जो ब्लैक का होता है 0, ब्राउन का होता है 1, तो ब्राउन का होगा 1। और देखिए, हरे रंग का ग्रीन का होता है 5, तो 5। तो ऑप्शन में देखते हैं 1 और 5 कौन से ऑप्शन में है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन, तो देखते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न डिवाइस में से कौन सा मुक्त रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बताना है निम्न में से कौन सा डिवाइस है जो मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, रियोस्टेट, प्रीसेट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर और एनटीसी थर्मिस्टर। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रतिरोधी है वो तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है, वो है एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर 3 ओम के समान प्रतिरोध के 3 रजिस्टरों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो 3 ओम के 3 समान प्रतिरोध सीरीज में जोड़ेंगे तो 3 3 3 6 3 9। तो जो इसका राइट आंसर होगा 9 ओम। इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 3 + 3 + 3 बराबर 9 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सीरीज में है। प्रदीप्ति की इकाई क्या है। डेसिबल, हेनरी, कूलम, लक्स और टेस्ला। जो प्रदीप्ति की इकाई होती है वो होती है लक्स। हमेशा याद रखें, प्रदीप्ति की इकाई होगी लक्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोयल का प्रतिरोध
15 ओम कॉइल का प्रतिरोध, यदि कॉइल का प्रतिरोध 15 ओम, कॉइल का इम्पीडेंस जो प्रतिबाधा है 25 ओम है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या होगा। तो इसे हम निम्न प्रकार सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जब जो जेड प्रतिबाधा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जब हमें प्रतिबाधा दे रखा है 25 का स्क्वायर बराबर प्रतिरोध दे रखा है 15 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जब हम एक्सएल का स्क्वायर करेंगे तो 25 के वर्ग में से 15 का स्क्वायर घटा देंगे। देखिए 25 का वर्ग होता है 225, 25 का वर्ग 625 और 15 का 225। तो जब इसमें से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 400। अब ये 400 होगा आर एक्सएल स्क्वायर बराबर 400। अब एक्सएल निकालने पर इसका जो है रूट हो जाएगा 400 का, तो इसका राइट आंसर होगा 20। देखते हैं ऑप्शन कौन से में है, सी के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी 20 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आग की इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युत उपकरणों के कारण होने वाली आग शामिल है। तो ऑप्शन देखिए, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग और के वर्ग। तो कौन सी आग है जो विद्युतीय उपकरणों के कारण होने वाली आग है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो विद्युतीय उपकरणों में होने वाली आग वो होती है वर्ग सी के अंतर्गत, और विद्युत उपकरण यानी धात्विक पदार्थों में लगी आग होती है वो होती है वर्ग डी में। तो हमेशा ध्यान रखिए, विद्युत उपकरणों के कारण होने वाली आग होती है वो होती है वर्ग सी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न्स का अनुपात होता है। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो टर्न का अनुपात होता है वो होता है, देखिए इसका मान होता है स्टेप अप में N2 अपॉन N1। तो N2 का मान होगा ज़्यादा, और स्टेप अप होने पर सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है उसका जो टर्न होते हैं वो होते हैं अधिकतम, और प्राइमरी के होते हैं कम। तो माना जैसे सेकेंडरी का 1, 2 और प्राइमरी का 1, तो ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो इसे हम डिवाइड करने पर मान होगा जो वो 1 से अधिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर होगा 1 से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर किसी कंडक्टर में 40 कूलाम चार्ज 4 सेकंड से ज़्यादा समय तक प्रभावित होता है तो करंट का क्या मान होगा। यदि कोई कंडक्टर है उसमें से 40 कूलाम का जो चार्ज है वो 4 सेकंड तक प्रभावित होता है, तो करंट का मान हम निकालेंगे तो होगा Q बराबर I इंटू टी। जब I बराबर Q अपॉन टी, जब Q अपॉन टी करेंगे तो जब हम कूलाम के अंदर 4 का सेकंड का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 एम्पियर। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट और चार्जर 2 कूलाम है तो स्थानांतरित ऊर्जा होगी वो दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए 40 जूल, 60 जूल, 120 जूल, 180 जूल या 240 जूल। तो हमेशा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 240 जूल। राइट आंसर होगा 240 जूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिरोध का व्युत्क्रम है इलास्टेंस, कंडक्टेंस और इंडक्टेंस, इम्पीडेंस और कैपेसिटेंस। जो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो होता है कंडक्टेंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक करंट प्रवाहित करने वाले कंडक्टर का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर और उसकी लंबाई 1 मीटर है। अगर उसका प्रतिरोध 1 ओम है तो उसकी प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करें। तो प्रतिरोधकता का मान जो ज्ञात करना है वो करना है रो बराबर RA/L। तो इस फॉर्मूले में हम इसका मान रख सकते हैं। तब प्रतिरोध का मान हम 1 ओम रखेंगे इंटू हम जब क्षेत्रफल का मान रखेंगे 10 वर्ग मीटर और जब L लंबाई का मान रखेंगे 1 मीटर, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो जो प्रतिरोधकता आएगी वो आएगी 10 ओम मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा 10 ओम मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलिकॉन परमाणु के सबसे भीतरी सबसे जो बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है। जो सिलिकॉन परमाणु होता है उसके जो अंतिम जो बाह्यतम कक्ष होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1 2 3 4 5। तो हमेशा ध्यान रखें जो सिलिकॉन परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये अर्धचालक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसी के औसत मान से आरएमएस मान के अनुपात को कहा जाता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो एसी के औसत मान और आरएमएस मान के अनुपात को बोला जाता है फॉर्म फैक्टर। तो ऑप्शन देखिए पारगम्यता, विशिष्ट प्रतिरोध, फॉर्म फैक्टर, आर्मेचर प्रतिक्रिया और सुग्राहिता। तो हमेशा ध्यान रखिए आरएमएस मान बटा औसत मान के अनुपात को बोला जाता है फॉर्म फैक्टर। राइट आंसर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है? इंडक्शन टाइप वाट मीटर, डायनेमोमीटर टाइप, सस्पेंशन कोयल ट्रांस वाट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर, डायनेमोमीटर टाइप, पाइवोटेज कोयल डायरेक्टर। तो देखिए ई इनमें से कोई नहीं रीडिंग वाला वाट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है जो वाट मीटर होता है वो इंडक्शन टाइप प्रकार का वाट मीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्र 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर पदार्थ की करंट डेंसिटी 9 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर है तो ये कितना करंट प्रभावित करेगा? तो इसमें करंट का मान बताना है। जो कार्बन का जो संपर्क क्षेत्र 5 वर्ग सेंटीमीटर है क्षेत्रफल और उसकी जो पदार्थ की डेंसिटी है वो होती है 9 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इससे कितना करंट प्रवाहित होगा तो 5 इंटू दोनों के गुणनफल के बराबर 9 पंजों 45। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर का करंट पैदा करता है। ये कितनी बिजली खर्च करेगा? तो बताना है कितनी बिजली ये खर्च करेगा। जब 250 वोल्ट का जो वोल्टेज स्रोत है वो 4 एम्पियर की करंट पैदा करता है तो जब पावर निकालेंगे तो पावर हो जाएगी P बराबर V इंटू आई। जब हम वोल्टेज 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1000 वाट, जिसका 1000 वाट जिसे 1 किलोवाट कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के लिए बैटरियों को समांतर में जोड़ा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब बैटरियों को समांतर में जोड़ा जाता है तो धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है और बैटरियों को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो हमेशा वोल्टेज का मान अधिकतम प्राप्त होता है। तो ये बोल रहे हैं बैटरियों को समांतर में जोड़ना है। करंट क्षमता बढ़ाने के लिए वोल्टेज क्षमता आउटपुट बढ़ाने के लिए वोल्टेज आउटपुट कम करने के लिए करंट की क्षमता को कम करने के लिए करंट और वोल्टेज दोनों को बढ़ाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें समांतर में जोड़ा जाता है करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक लेड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल अक्सर इसकी को मापने के लिए किया जाता है। जब एक लेड एसिड सेल में लेड एसिड जो बैटरी होती है उसका विशिष्ट गुरुत्व का जो इस्तेमाल होता है अक्सर किसको मापने के लिए किया जाता है? डिस्चार्ज होने की दर, परिचालन तापमान, चार्ज होने की स्थिति या उपयोगी जीवन काल और फिर आंतरिक प्रतिरोध। तो हमेशा ध्यान रखें जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो अक्सर डिस्चार्ज होने की दर को मापता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है? तो ऑप्शन देखिए, ए जिंक बेरियम सिलिकेट, मैग्नीशियम टंगस्टेट, कैडमियम सिलिकेट, कैडमियम बोरेट और जिंक सिलिकेट। तो हमेशा ध्यान रखें जो लैंप होते हैं उनके अंदर जो पदार्थ भरा जाता है वो हरे रंग की रोशनी देगा। कौन सा देगा? जिंक सिलिकेट। जिंक सिलिकेट जो होता है वो हरे रंग की जो सिलिकेट होता है वो हरे रंग की रोशनी देता है। कैडमियम बोरेट होता है वो गुलाबी रंग की कैडमियम बोरेट होता है वो होता है गुलाबी रंग की। और मैग्नीशियम टंगस्टेट होता है वो रोशनी देता है सफ़ेद नीले रंग की। और एक होता है कैल्शियम टंगस्टेट। जो कैल्शियम टंगस्टेट होता है वो देता है नीले रंग की। तो ये हमेशा ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर हो गया हरे रंग की जो रोशनी देता है वो होता है जिंक सिलिकेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्यूज का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है? संचालक की रक्षा करना, लाइन की रक्षा करना, अतिरिक्त धारा की रोकथाम करना और परिपथ खोलना और इन सब। तो फ्यूज का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है अतिरिक्त धारा की रोकथाम करना। तो ये हमेशा ध्यान रखें जो फ्यूज का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है अतिरिक्त धारा को रोकथाम करना। अतिरिक्त धारा जो बहती है उसे रोकता है। राइट आंसर हो गया सी, अतिरिक्त धारा की रोकथाम करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेड एसिड बैटरी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? जो लेड एसिड बैटरी की प्लेट्स को जो मजबूती प्रदान की जाती है वो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है लेड एसिड बैटरी की प्लेट को मजबूत करने के लिए? जिंक का, टिन का, आयरन का, कॉपर का या एंटीमनी का। तो हमेशा ध्यान रखिए जो लेड एसिड बैटरी की जो प्लेट होती है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें एंटीमनी मिलाई जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई, एंटीमनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है? जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसके अंदर चार डायोड्स एक दूसरे के विपरीत क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड। और जो एक होता है सेंटर टेप डायोड होता है उसके अंदर जो सेंटर टेप जो रेक्टिफायर होता है उसके अंतर्गत कितने लेते हैं? उसके अंदर डायोड होते हैं 2। तो हमेशा ध्यान रखिए ब्रिज रेक्टिफायर में न्यूनतम डायोड्स की संख्या 4 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रिक लोहे के हीटिंग तत्व को बनाने के लिए निम्न में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक लोहे की जो हीटिंग तत्व होता है, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन का जो हीटिंग तत्व बनाया जाता है वो बनाया जाता है नाइक्रोम का। तो ऑप्शन देखिए, पीतल का, नहीं कांसे का, नहीं ड्यूरेनियम का, नहीं नाइक्रोम का या फिर इनवाहर का। तो यह है नाइक्रोम का। राइट आंसर होगा डी, नाइक्रोम। ये इंग्लिश में नाइक्रोम है, ये निक्रोम बता रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखें जो थर्मोकपल का मान का इस्तेमाल किया जाता है, किसे मापने के लिए थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन देखिए, वोल्टेज, तापमान, विभवांतर, वेग, दाब। तो हमेशा ध्यान रखिए जो थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है वो होता है तापमान नापने के लिए। थर्मोस्टेट ये गीजर के अंदर लगा होता है, जहाँ पर हमें तापमान को नियंत्रित करना है वहाँ पर थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में परिवर्तित नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा प्रतिरोध है जिसमें तापमान परिवर्तित होने पर प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होगा? तो निकल, नाइक्रोम, प्लेटिनम, मैग्नीन और एल्यूमिनियम। तो हमेशा ध्यान रखें, मैग्नीन और यूरेका एक ऐसे प्रतिरोध है जिन पर तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे मैग्नीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिरोधक किसका उदाहरण है? जो प्रतिरोधक किसका उदाहरण होता है? द्विपार्श्विक घटक, सक्रिय घटक, निष्क्रिय घटक, ए और सी दोनों, या एक पार्श्विक घटक। तो हमेशा ध्यान रखें, जो प्रतिरोध होता है वो होता है द्विपार्श्विक, द्विदिशीय, दोनों दिशाओं में काम करने वाला। और एक होता है इसके साथ में निष्क्रिय घटक, ये एक निष्क्रिय घटक होता है। देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए और सी, द्विपार्श्विक और एक निष्क्रिय घटक रेजिस्टेंस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या बोला जाता है? देखिए, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट और इंडक्टेंस। तो धारा के प्रवाह के विरोध को बोला जाता है रेजिस्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संधारित्र को कभी भी किसके कूटबद्ध में नहीं किया जाता है? नैनोफेरड में, माइक्रोफेरड में, पिकोफेरड में, या फेरड में, या किलोफेरड में। जो संधारित्र होता है उसे किलोफेरड में कूटबद्ध नहीं किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, किलोफेरड में कूटबद्ध नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केवीएल के अनुसार एक नेटवर्क के किसी बंद लूप में IR ड्रॉप और EMF का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो ये जो IR ड्रॉप और EMF का जो बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा सदैव शून्य होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? तो जो डीसी मशीन की चाल होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन देखिए, वोल्टमीटर, एम्पीटर, एम्बीमीटर, टेकोमीटर, मल्टीमीटर, पायरोमीटर। तो हमेशा ध्यान रखें, ये भी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डीसी मशीन की जो चाल होती है वो हमेशा टेकोमीटर से ज्ञात की जाती है। ये टेकोमीटर ये शाफ्ट की घूर्णन गति को मापता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शंट मोटर की पोलैरिटी विपरीत की जाने पर मोटर आरंभ नहीं होगी, मोटर समान दिशा में चलेगी, व्युत्क्रम दिशा में चलेगी, समान चाल पर चलेगी, और पहले चलेगी फिर रुक जाएगी। तो जो शंट मोटर होती है यदि हम उसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं तो वह घूर्णन दिशा चेंज नहीं होगी, वह पहले चल रही थी उसी दिशा में चलती रहेगी। तो ये समान दिशा में चलेगी। यदि श्रेणी मोटर होने पर यदि पोलैरिटी विपरीत कर दी जाए तो वह घूर्णन दिशा विपरीत कर लेती है। जो शंट मोटर होती है उसकी पोलैरिटी विपरीत करते हैं तो जो फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो सेम आर्मेचर के फ्लक्स के परिवर्तन के बराबर होता है, तो वह सेम दिशा में चलती है। यदि हमें शंट मोटर की घूर्णन दिशा बदलनी है तो हम या तो शंट फील्ड के कनेक्शन या फिर आर्मेचर के कनेक्शन दोनों में से एक को विपरीत करना पड़ता है, तब वह विपरीत दिशा में घूमती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो समान दिशा में चलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? जो डीसी मशीन होती है उनके जो यांत्रिक लॉसेज होते हैं, यांत्रिक जो लॉसेज के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है बताना है। तो हिस्टैरिसीस हानि आती है, या वायुघर्षण हानि, एडी करंट धारा हानि, या आर्मेचर हानि, या क्षेत्र हानि। तो हमेशा ध्यान रखिए, डीसी मशीन में जो यांत्रिक हानि होती है वो होती है वायुघर्षण हानि। इसका जो राइट आंसर होगा तो होगा वायुघर्षण हानि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी जनरेटर में पूर्ण भार ह्रास लगभग 30 से 40% का योगदान करता है। जो डीसी जनरेटर होता है तो उसका कौन सा भाग है जो 30 से 40% तक योगदान करता है पूर्ण भार का?
तो देखते हैं आर्मेचर ताम्रहास, क्षेत्र ताम्रहास, हिस्टैरिसीस हास, ब्रश संपर्कन प्रतिरोध के कारण हास या फिर स्ट्रे हास। तो 30 से 40% जो लॉसेस का जो योगदान होता है वो होता है आर्मेचर ताम्रहास। अधिकतम किस में होता है? आर्मेचर के अंतर्गत जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो 30 से 40% तक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत कर्षण में निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है ये बताना है। कर्षण कार्यों में कौन सी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? शंट मोटर, श्रेणी मोटर, संचायी यौगिक मोटर और विभिन्न यौगिक मोटर, या फिर इन सभी का। तो ध्यान रखें, जो विद्युत कर्षण कार्यों में जो मोटर प्रयोग की जाती है वो होती है डीसी श्रेणी मोटर। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी श्रेणी की चाल निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो जो डीसी श्रेणी मोटर होती है उसकी चाल किस पद्धति के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? क्षेत्र डाइवर्टर द्वारा, आर्मेचर डाइवर्टर द्वारा, टेप्ड क्षेत्र द्वारा, क्षेत्र कुंडलियों को समांतर करके, और इन सब। तो हमेशा ध्यान रखें, जो डीसी श्रेणी मोटर की जो चाल होती है उसकी चाल पद्धति नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर, टेप डाइवर्टर और क्षेत्र कुंडली को समांतर करके, और इन सभी। तो इन सभी से ही डीसी श्रेणी मोटर की चाल को नियंत्रित किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिस्टैरिसीस लूप हिस्टैरिसीस लूप किसका क्षेत्र निरूपित करता है? जो हिस्टैरिसीस जो लूप होता है वो किसका क्षेत्र निरूपित करता है? कुल क्रोड लॉस का, या ताम्र लॉस का, आर्मेचर लॉस का, या फिर हिस्टैरिसीस लॉस का, हिस्टैरिसीस हास व भंवरधारा हास का। तो जो नाम से ही पता चल रहा है, हिस्टैरिसीस लूप जो होता है हिस्टैरिसीस लॉसेज को ही निरूपित करता है। राइट आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 ध्रुव डीसी जनरेटर 1500 आरपीएम पर चल रही है तो आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो जब बताना है, आवृत्ति बताना है, यदि उसकी जो चाल है 1500 आरपीएम पर चल रही है और 4 ध्रुव का है, तो ये चल रहा है 1500 आरपीएम, NS बराबर 120 F/P से हम निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। NS 1500 आरपीएम 120 इंटू एक्स हमें बताना, फ्रिक्वेंसी बताना है, और जो पोल होंगे वो है 4 पोल। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 30 बार डिवाइड होगा, और 0 से 0, और जब 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 50 हर्ट्ज। कितनी होगी आर्मेचर की वाइंडिंग में जो धारा की आवृत्ति कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होती है उसमें कितने स्लिप रिंग होते हैं? 3 स्लिप रिंग, 4 स्लिप रिंग, 5 स्लिप रिंग, 6 स्लिप रिंग, 7 स्लिप रिंग। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होती है, स्लिप रिंग जो प्रेरणी मोटर होती है उसके अंदर 3 स्लिप रिंग प्रयोग किए जाते हैं। और यदि डेल्टा से संयोजित हो, यदि इस डेल्टा क्रम में संयोजित हो तो 3 का प्रयोग करेंगे। यदि स्टार में जुड़ी हुई हो तो 4 स्लिप रिंग्स का प्रयोग करेंगे। और यदि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितने स्लिप होते हैं? तो हमेशा 3 ही स्लिप रिंग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मशीन में कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है? जो डीसी मशीनों में जो कम्यूटेटर होता है वो कौन सा कार्य करता है? एसी को डीसी में रूपांतरित करता है, डीसी को एसी में रूपांतरित करता है, या ए और बी दोनों, या प्रारंभिक धारा या बलागुण की आपूर्ति करता है, या ब्रूसों को आधार पर देता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर होता है, डीसी मशीनों में जो कम्यूटेटर होता है, एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलता है। इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में शंट फील्ड प्रतिरोध है 440 पाया जाता है। तो शंट फील्ड में करंट का मान क्या होगा? तो देखिए, जो शंट फील्ड में करंट का मान होगा ISH बराबर V/RSH। ISH बराबर V/RSH, वोल्टेज बटा शंट का रजिस्टेंस। जब वोल्टेज देखेंगे 220 है और रेजिस्टेंस है 440
40, तो इससे मल्टीवाइड करने पर, डिवाइड करने पर 1/2 आता है, इसको सॉल्व करने पर 0.5 एम्पियर। तो अतः जो शंट रेजिस्टेंस होगा उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी 0.5 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी मोटर की बिना किसी लोड के गति 200 आरपीएम है और फुल लोड पर गति 1900 आरपीएम है, तो इसका जो वोल्टेज नियमन कितना होगा। तो जो डीसी मोटर है वोल्टेज रेगुलेशन बताना है, तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड से फुल लोड, ये होता है नो लोड माइनस, सॉरी एक सेकेंड, जो लोड होता है वो होता है नो लोड से लेकर नो लोड से फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यदि प्रतिशत में निकालना है। तो जब देखिए नो लोड, बिना लोड पर गति है 2000 आरपीएम और फुल लोड पर गति है 900 आरपीएम और फिर फुल लोड पर गति है 900 आरपीएम इंटू 100। तो 100 से 100 से 00 मल्टीप्लाई हो गया है, कैंसिल हो गया है। और जब 2000 में से 1900 घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 100। तो 100 में 19 का डिवाइड करेंगे, 100 में 19 का डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने आएगा, एक सेकेंड शुरू से देख लेते हैं एक बार। जब 100 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 5 95, तो लगभग जो वोल्टेज जो रेगुलेशन होगा वो होगा 5%। राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या समकक्ष वजन को निर्धारित से किया जा सकता है। तो जो बैटरी के जो रासायनिक समकक्ष व समकक्ष वजन को निर्धारित किया जा सकता है, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस नियम, अन्योन प्रेरण, लेंज का नियम, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम या पास्कल का नियम। तो हमेशा ध्यान रखिए जो बैटरियों में लगता है वो लगता है फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, इसे बोला जाता है ए। राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी जनरेटर में पोल के साथ किस प्रकार बांधे जाते हैं। तो डीसी जनरेटर में पोल के साथ किस प्रकार बांधे जाते हैं। देखिए वेल्डिंग किए जाते हैं या ब्रेंजिंग किए जाते हैं, रिवेट किए जाते हैं या काउंटर संक स्क्रूज किए जाते हैं या फिर ई सोल्डरिंग की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो डीसी जनरेटर में जो पोल शूज होते हैं वो पोल के साथ काउंटर संक स्क्रूज के द्वारा लगे होते हैं। ध्यान रखें पोल के साथ काउंटर संक स्क्रूज से लगे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्टार संबंध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज कितना होगा। तो जो एक स्टार के संबंध में 3 फेज है, जो सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज बताना है। जब स्टार में देखते हैं तो फेज वोल्टेज होता है वो होता है लाइन वोल्टेज का √3। अब हमें निकालना है लाइन वोल्टेज, तो जो लाइन वोल्टेज होते हैं वो होते हैं √3 मल्टीप्लाई इंटू फेज वोल्टेज। जब हम लाइन वोल्टेज 200 को 1.32 इंटू 2000 से मल्टीप्लाई 200 से मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज से, तो जब देखेंगे इसको पॉइंट हटाने पर नीचे 1000 आ जाएगा और इस 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 5 होगा। अब देखिए 5 से 17, 5 × 15। अब देखते हैं 15 बचे 2, 32, 6 पंजो 6 चौका 5 चौका 20, 5 चौका 20। देखिए आंसर में कौन सा आ रहा है 3 4, तो ये आंसर आ रहा है, देखते हैं एक बार 3 4 कौन से में आ रहा है, ये आ रहा है डी में। राइट आंसर होगा डी 0.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
150 ओम, 180 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध स्टार में जुड़े हुए हैं तो डेल्टा कनेक्शन ज्ञात कीजिए। जब देखिए, जब एक सेकेंड, जो ये 150 ओम, ये क्या है, स्टार में जुड़े हुए हैं। तो स्टार में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो हमें ज्ञात करना है डेल्टा। तो जो स्टार में है जो है 180 है। स्टार में जो जुड़े हुए हैं देखो एक बार, 180 ओम, 150 ओम और 60 ओम इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो हमें डेल्टा का मान निकालना है। तो देखिए, डेल्टा का मान निकालेंगे तो जब हम एक बार तो करेंगे 180 प्लस 60 प्लस करेंगे, फिर 180 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन तीसरी भुजा 150 इस प्रकार से करेंगे। तो जब अब इन्हें सोल्व करेंगे तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इस प्रकार से तीनों भुजाओं का अलग अलग हम सोल्व से निकाल सकते हैं। जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा सी। इस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं और आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें मान रख कर देखें, प्रत्येक भुजा का अलग अलग मान प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 780, 260 ओम और 312 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डीसी शंट मोटर की टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है? जो डीसी शंट मोटर होती है, उसमें जो टॉर्क और जो आर्मेचर करंट, की विशेषता होती है, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और जो होती है ये इस प्रकार से होती है, इसका ग्राफ होता है। तो इसकी विशेषता का जो ग्राफ होता है वो होता है रैखिक होता है। इसका राइट आंसर हो गया है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में है जिसमें शंट फ्लक्स है, सीरीज फ्लक्स भी उसी दिशा में है जिसमें शंट फ्लक्स है, तो मोटर को किस प्रकार कहा जाता है? जब शंट फ्लक्स सीरीज फ्लक्स के सहयोग कर रहा है, इसका मतलब है दोनों एक समान दिशा में हैं, तो उसे बोला जाता है कम्युलेटिव। ये होता है एक दूसरे के जुड़ने योग्य, जो फ्लक्स का मान बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं कम्युलेटिव। दोनों एक दिशा में होते हैं तो उसे बोलते हैं कम्युलेटिव। दोनों एक दूसरे का सहयोग करने वाले फ्लक्स का निर्माण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक कोड इंडक्टर कॉइल में तांबे के तार के 50 टर्न है, जबकि 100 एम्पीयर का डीसी करंट गुजरने पर 10 मिली वेबर का चुंबक फ्लक्स पैदा करता है, तो इसका जो स्व परिणाम होता है, स्व परिणाम होता है वो होता है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, एन आई बराबर, ऐसे होता है देखो, एल आई बराबर एन फाई। तो हमें निकालना है एल, तो एन फाई अपॉन आई। जब एन का मान कितना दे रखा है 500 टन, फ्लक्स का मान दे रखा है 10 की पावर -3 मिली में, और करंट का मान दे रखा है 10, तो 10 से 10 50। एक सेकंड रुकिए, मिली है 50, तो 500 मिली, इसका जो राइट आंसर होगा 500 मिली हेनरी। हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं स्व परिणाम। एन फाई बराबर एक होता है, ये होता है एल आई बराबर एन फाई। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 500 मिली हेनरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत के कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं? जब आर्मेचर घुमाव में कौन सा नियम अंत में एक कंडक्टर द्वारा एक छोर, जब आर्मेचर घुमाव में एक टर्न घूमकर आता है, एक छोर पर आकर मिलता है, जिसमें दो चालक रहते हैं, एक ये और एक दो, इसे बोला जाता है टर्न। इसे बोला जाता है टर्न। जब आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं, उसे बोलते हैं टर्न। इसका जो राइट आंसर होगा टर्न। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शन पिच है, तो कॉइल स्पान कितना होगा? तो कॉइल स्पान होगा निम्न प्रकार से 5/6 इंटू 180 डिग्री, 180 से गुना करने पर 6 तिया 18, 30, 3 पंजो 15, 150। इसका जो राइट आंसर होगा 150। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण इसके गति से होता है, लोड से होता है, एक्साइटेशन से होता है, या प्राइम मूवर से होता है, ए और बी दोनों से होता है। तो जो एक अल्टरनेटर होता है उसका जो पावर फैक्टर का निर्धारण होता है वो होता है हमेशा लोड से निर्धारित होता है। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वो लोड से निर्धारित होता है। और एक होता है जो अल्टरनेटर होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है उसका पावर फैक्टर एक्साइटेशन से भी निर्धारित होता है। वो जो निम्न प्रकार से होता है, यदि ये जो एक्साइटेशन से होता है वो सिंक्रोनस मोटर के विपरीत होता है। यदि हम इसमें ओवर एक्साइटेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लैगिंग पावर फैक्टर। यदि हम अंडर एक्साइटेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लीडिंग पावर फैक्टर। और यदि हम सामान्य मीडियम एक्साइटेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इकाई। तो हमेशा ध्यान रखिए जो अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है वह लोड से निर्धारित होता है, लोड से निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर था लोड से निर्धारित बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्तर आर्मेचर वाले एक अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है? तो जो एक स्तर आर्मेचर होता है जो अल्टरनेटर का, ये देखिए ये एक आर्मेचर होता है, स्तर देखिए इसे, ये आर्मेचर होता है, ये अल्टरनेटर है, ये इसका जो रोटर है, यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें, और ये आर्मेचर स्तर है। जो स्टेटर होता है, स्टेटर पर आर्मेचर है स्तर भाग, और जो रोटर है वो होता है घूर्णन भाग होता है। तो इसमें बोल रहा है कि जो अल्टरनेटर की जो प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है, जो प्रत्येक लीडें होती है ये ऊपर, ये जो आर्मेचर होती है किससे जुड़ी होती है? स्लिप रिंग से, बस बार से, ब्रशेस से, ए और सी दोनों से, या एक्साइटर से। तो हमेशा ध्यान रखें जो एक स्तर आर्मेचर वाला एक अल्टरनेटर होता है उसकी जो प्रत्येक लीडें होती है वो जुड़ी हुई थी बस बार से। इसका जो राइट आंसर होगा बस बार, जो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 फेज अल्टरनेटर में प्रेरित वोल्टेज अन्य दोनों वाइंडिंग्स में वोल्टेज के साथ प्रत्येक वाइंडिंग होती है। तो ये बताना है 3 फेज जो अल्टरनेटर होता है उसकी जो प्रत्येक जो वाइंडिंग होती है कितने फेज डिग्री का अंतर होता है उस वाइंडिंग में होता है 120 डिग्री के 120 डिग्री के 3 फेज, तीनों फेजों में 120 डिग्री का फेज अंतर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार डेल्टा जो स्टार्टर और एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार होता है? जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार से होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर में 58% टेपिंग दी जाती है, 58% टेपिंग की जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है? जो इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज लैंप होते हैं उसमें प्रकाश किस प्रकार से पैदा होता है? करंट के ताप प्रभाव से, या करंट के चुंबकीय प्रभाव से, या किसी गैस या वाष्प का आयनीकरण से, या कार्बन इलेक्ट्रोड या विद्युत स्थितिक प्रभाव से। तो जो इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज लैंप होते हैं उनमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो होता है गैस या वाष्प का आयनीकरण से।
ध्यान रखिए, गैस और वाष्प का आयनीकरण से गैस डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश पैदा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन में क्या होता है? जब फॉरवर्ड बायस में जब पीएन जंक्शन को जोड़ा जाता है, ये बैटरी का प्लस होता है, ये माइनस होता है। जब पी भाग को प्लस से और एन भाग को पी और एन जब पी भाग को प्लस से एन भाग को माइनस से जोड़ा जाता है, तब प्लस भाग से जो पी भाग होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं और एन भाग से जो भाग है प्रतिकर्षित होते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, जिससे अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है और उसका जो प्रतिरोध होता है वो भी कम हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा निम्न प्रतिरोध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है? एक फील्ड इफेक्ट होता है ना, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसे बोलता है FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये एक ध्रुवीय उपकरण है या द्विध्रुवीय उपकरण है या करंट नियंत्रण उपकरण है या डायोड है या वोल्टेज नियंत्रण उपकरण है। जो FET है, हमेशा ध्यान रखिए, ये एक प्रकार का एक ध्रुवीय उपकरण होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये होता है एक ध्रुवीय उपकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से रोधन वर्ग 90 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन कर सकता है? तो जो ये तापमान सहनशीलता की जो सारणी है होती है YAE, ये होती है देखो YAE BFHC, ये होती है 90, ये होती है 105, ये होती है 120, ये होती है 130, ये होती है 155, 180, इस प्रकार से होती है। ये 180 से अधिक। तो जो 90 है वो है वायु में। कौन से वर्ग में है? वायु वर्ग में। तो ये ऑप्शन कौन से में है? ए में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकता है वो है कौन सा इंसुलेशन प्रकार का है? वायु वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत कागज ये आते हैं, कागज सूत रेशम, ये इसके अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, मानक संचरण वोल्टेज नहीं है। 132 kV ये भी होता है, 222 kV ये नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होगा बी। 400 kV ये भी होता है और 750 kV। जो अधिकतम ट्रांसमिशन किया जाता है वो कितने वोल्टेज तक किया जाता है? 400 kV, लेकिन 765 तक भी किया जा सकता है। लेकिन जो मानक संचरण वोल्टेज नहीं है वो है 222 किलोवोल्ट। ये क्वेश्चन OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? 222 किलोवोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केबल में सुचालक पर रोधन की प्रत की मोटाई पर निर्भर करती है। जो केबल होती है उसकी सुचालक में जो रोधन की मोटाई किस पर निर्भर करती है? विद्युत धारा क्षमता पर, वोल्टेज पर, शक्ति घटक पर, प्रतिक्रियाशील शक्ति पर व तापमान पर। तो हमेशा ध्यान रखें, जो रोधन पदार्थ की जो मोटाई होती है वो निर्भर करती है वोल्टेज के ऊपर। इसका राइट आंसर होगा बी, वोल्टेज के ऊपर। केबल में जो सुचालक पर जो रोधन परत की मोटाई होती है, जो इंसुलेशन होता है, वो उसकी जो मोटाई निर्भर करती है वोल्टेज के ऊपर। कितना मोटा लेना है इंसुलेशन, वो उसकी वोल्टेज रेंज पर निर्भर करता है। एक केबल में न्यूनतम परावैद्युतिक गुण पर होता है। तो जो कौन सा है जो परावैद्युतिक गुण केबल के किस भाग पर न्यूनतम होता है? कवच पर, बेंडिंग पर, आवरण पर, या सुचालक सतह पर, या फिर सर्वरिंग पर। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो केबल का जो न्यूनतम परावैद्युतिक गुण होता है वो होता है आवरण पर। इसका जो राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पदार्थ में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? तो किस पदार्थ में सर्वाधिक विद्युत चालकता होगी? इस्पात, चांदी, एल्यूमिनियम, सीसा, जिंक। तो सर्वाधिक चालकता होती है चांदी की।
चलते हैं, फिर तांबा, फिर सोना, इस प्रकार से क्रम में रहती है। तो सबसे सर्वाधिक चांदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से घुमावों में डेल्टा संयोजन का उपयोग किया जाता है? संतुलन परिणामीत्र के प्राथमिक में, या फिर प्रत्यावर्ती घुमाव में, वितरण परिणामीत्र के द्वितीयक में, वितरण परिणामीत्र के प्राथमिक में, ए व बी दोनों। तो कौन सा डेल्टा संयोजन का, निम्न में से कौन से घुमावों में डेल्टा संयोजन का उपयोग किया जाता है? जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं वो होते हैं डेल्टा से स्टार में जुड़े हुए होते हैं। तो जो डेल्टा होती है वो होती है प्राथमिक, और जो स्टार होती है वो होती है द्वितीयक। तो वितरण के डेल्टा संयोजन का उपयोग किया जाता है संचलन के परिणामीत्र के प्राथमिक नहीं, प्रत्यावर्तित घुमाव नहीं, वितरण परिणामीत्र के द्वितीय नहीं, वितरण परिणामीत्र के प्राथमिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। हमेशा ध्यान रखें, जो वितरण ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी होती है वो डेल्टा से संयोजित होती है, और जो सेकेंडरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की वो स्टार से जुड़ी हुई होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवमंदक घुमाव के लिए प्रयुक्त होता है? भार विद्युत धारा को कम करने के लिए, हंटिंग को रोकने के लिए, अवरोध को घटाने के लिए, भार विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए, बी और डी दोनों। तो जो अवमंदक घुमाव होता है, डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर घुमाव होते हैं जो अवमंदक घुमाव होते हैं के लिए, वाइंडिंग मतलब घुमाव, तो अवमंदक वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त होता है, हंटिंग को रोकने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1000 वोल्टेज तक की केबलों को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो 1000 तक की वोल्टेज की केबलें होती हैं उसे हम निम्न तनाव केबल या उच्च तनाव केबल, सुपर तनाव केबल, अतिरिक्त उच्च तनाव केबल या अतिरिक्त सुपर वोल्टेज केबल। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो 1000 वोल्टेज तक की जो केबलें होती हैं उन्हें हम निम्न तनाव वोल्टेज इसे बोलते हैं। लो टेंशन, एक होता है लो टेंशन, एक होता है हाई टेंशन, एक होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक होता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। ये निम्न प्रकार से होते हैं। तो इसमें जो वर्गीकरण होता है एक इस प्रकार से होता है: 1 kV, 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV, इस प्रकार से चलता है। तो जो निम्नतम होता है, जो न्यूनतम केबल के जो वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है 1 kV न्यूनतम तनाव केबल 1 किलोवोल्ट पर, 1000 वोल्ट पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्कॉट संयोजन में ट्रेजर परिणामीत्र के घुमावों को तटस्थ बिंदु के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है नेक्स्ट पेपरों में। तो स्कॉट संयोजन के ट्रेजर परिणामीत्र में घुमावों के तटस्थ बिंदु अनुपात में विभाजित होता है। वो होता है कितने अनुपात में रहता है? 2:1, 2:1 में रहता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। सहायक तार उपकरणों के आधार और आवरण से निर्मित होते हैं। जो सहायक तार होते हैं उपकरणों के आधार और आवरण किससे निर्मित होते हैं ये बताना है। दहनीय पदार्थ से, अदहनीय पदार्थ से, सुचालक पदार्थ से, संरक्षण प्रतिरोधी पदार्थ से, ऊष्मा प्रतिरोधी पदार्थ से। तो हमेशा ध्यान रखें, जो ये होते हैं अदहनीय पदार्थ से होते हैं। जो अज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनके जो सहायक तार और उपकरणों के आधार और आवरण बनाए जाते हैं वो होंगे अदहनीय पदार्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स के संबंध में अधिक किफायती होता है। जो तार से निर्मित जो जंक्शन बॉक्स होता है, जो तार से निर्मित जो जंक्शन बॉक्स होता है के से अधिक किफायती होता है केबल की लंबाई के लिए, या श्रमिक या मूल्य या शक्ति बचत, ए और बी दोनों। जो तार से निर्मित जो जंक्शन बॉक्स होता है, जो जंक्शन बॉक्स में जो जंक्शन बॉक्स का उपयोग किया जाता है वो किस संबंध में अधिक किफायती होता है? वो होता है केबल की लंबाई में, केबल की लंबाई में। गुटके पर TRS तप रबड़ शीतल केबल उन स्थानों के लिए प्रयुक्त है जो सूर्य और वर्षा में प्रकट नहीं होते हैं, जो वातावरण में प्रकट होते हैं, जहां अम्ल और क्षार उपस्थित होते हैं,
आग का खतरा उपस्थित होता है, नम क्षेत्र पर है। तो हमेशा ध्यान रखें जो गुटके पर जो TRS केबल होती है वो उन स्थानों के लिए प्रयुक्त होते हैं जहाँ सूर्य और वर्षा में प्रकट नहीं होते हैं। राइट आंसर होगा ए। इसका जो राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर होगा ए। सूर्य और वर्षा प्रकट नहीं होते हैं, वहाँ पर TRS केबल उन स्थानों के लिए उपयुक्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत धारा के प्रभाव के कारण फ्यूज प्रचालित होता है। तो विद्युत धारा के कौन से प्रभाव के कारण फ्यूज प्रचालित होता है? चुंबकीय, विद्युत स्थैतिक, ऊष्मीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण फ्यूज प्रचालित होता है वो होता है ऊष्मीय। जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसी के आधार पर, उसी के अनुसार ये फ्यूज प्रचालित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 एम्पियर के लिए निर्धारित परिपथ हेतु टिंड ताम्र तार का सही आकार होगा। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जो 5 एम्पियर के लिए जो टिन और तांबे तार का सही आकार जो ये फ्यूज के लिए उपयोग किया जाता है ये होता है 35 SWG। 35 SWG, ये तीसरी बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभवांतर जो तापावरोधन के भंजन का कारण होता है। विभवांतर जो तापावरोधन भंजन जो ब्रेकडाउन वोल्टेज का कारण होता है। जो विभवांतर जो तापावरोधन होते हैं ना वो भंजन का कारण होता है। भंजन वोल्टता, इंडक्टेंस, रोधन प्रतिरोध, इम्पेंसिटी व इम्पीडेंस। तो हमेशा ध्यान रखें जो विभवांतर जो तापावरोधन के भंजन का कारण होता है वो होता है भंजन वोल्टा, ब्रेकडाउन वोल्टेज के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन, धीरे धीरे आवेशन की प्रक्रिया को बोलते हैं रिसाव आवेशन। इसका राइट आंसर होगा रिसाव आवेशन। त्वरित आवेशन नहीं होता है, तेज आवेशन नहीं होता है, उच्च आवेशन नहीं होता है, तीव्र आवेशन नहीं होता है। तीनों ये चारों एक ही है। त्वरित आवेशन, तेज आवेशन, उच्च आवेशन और तीव्र आवेशन। तो हमें बताना है लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी लंबे समय तक आवेशन मतलब लंबे समय तक चार्ज हो, धीरे धीरे चार्ज हो, तो रिसाव आवेशन। इसका राइट आंसर होगा रिसाव आवेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। जो एडिशन सेल होता है वो प्रयुक्त जो उसका जो अपघट्य होता है, जो अपघटनीय पदार्थ होता है वो कौन सा होता है एडिशन सेल के अंदर? जो एडिशन सेल के अंदर होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, NH3, KNO3, H2SO4 या NaCl। इसमें हो जाएगा KOH। और जो H2SO4 होता है ये होता है द्वितीयक सेल बैटरी में होता है, प्राथमिक सेलों में होता है। जो NaCl होता है जो होता है लेक्लांसी सेल के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो जो एडिशन सेल है निकल आयरन सेल बोला जाता है एडिशन सेल को। इसका जो प्रयुक्त अपघट्य है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीसा अम्ल बैटरी में फिल्टरों को क्यों प्रदान किया जाता है? जो सीसा अम्ल बैटरी में जो ऊपर फिल्टर लगे हुए होते हैं क्यों प्रदान किए जाते हैं? गैस के प्रवाह की सुगमता के लिए, गैसों के प्रवाह को रोकने के लिए, वाष्प के माध्यम से अम्ल हानि को पुनः प्राप्त करने के लिए, ध्रुवीकरण की प्रकृति को घटाने के लिए या ध्रुवीकरण की प्रकृति को बढ़ाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें जो सीसा अम्ल बैटरियों में जो फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं वो गैसों के प्रवाह को सुगमता प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परिपथ जिसमें न तो कोई ऊर्जा स्रोत है न ही कोई EMF स्रोत है तो कहलाता है एक पक्षीय परिपथ, द्विपक्षीय परिपथ, निष्क्रिय परिपथ, सक्रिय परिपथ, खुला परिपथ। तो हमेशा ध्यान रखें जो न तो ऊर्जा स्रोत है न ही कोई EMF है तो वो होगा एक निष्क्रिय परिपथ, इनएक्टिव सर्किट। चलते हैं नेक्स्ट पर। बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है।
तो बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है, वो किया जाता है गॉस के नियम, एम्पीयर का नियम, कूलॉम का नियम, मैक्सवेल का नियम या लेंज का नियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कूलॉम का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर किसे जिम्मेदार माना जाता है? जो एक संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर किसे जिम्मेदार माना जाता है? लीकेज प्रतिरोध को, डाइलेक्ट्रिक आवेश को, इलेक्ट्रॉन की गति को, या प्लेट कंपन को, या सी और डी दोनों को। तो हमेशा ध्यान रखें जो संधारित्र की जो आंतरिक जो इंटरनल जो हीट होती है वो आमतौर पर किसके जिम्मेदार होती है? वो होती है लीकेज प्रतिरोध की। यदि जो संधारित्र कैपेसिटर होता है उसमें जब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो यदि लीकेज होता है, प्रतिरोध लीकेज होगा तो वह हीट होगा, गर्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपकरण में से गुजरने वाली विद्युत धारा की मात्रा के अनुसार कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर विक्षेपित करने वाले टॉर्क को क्या कहा जाता है? जो उपकरणों में से गुजरने वाली विद्युत मात्रा जिसके अनुसार कैलिब्रेट स्केल पर एक पॉइंटर विक्षेप करता है तो उस टॉर्क को क्या कहा जाता है? जो वो विक्षेप करता है उसे क्या क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, डंपिंग टॉर्क, या डिस्ट्रेटिंग टॉर्क, या स्टार्टिंग टॉर्क। उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग टॉर्क। ये क्या करता है? उसे चलाता है, विक्षेप कराता है, ऑपरेटिंग टॉर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक ओम मीटर परिपथ में नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक ओम मीटर परिपथ में नहीं होता है? एक स्तर प्रतिरोध, प्रवर्ती प्रतिरोध, संधारित्र और इंडक्टर, सी व डी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखिए जो ओम मीटर परिपथ होता है उसमें न तो कैपेसिटर होता है न ही कोई इंडक्टर होता है, ये दोनों ही नहीं होते हैं ओम मीटर के अंदर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मल्टीमीटर क्या माप सकता है? एक मल्टीमीटर क्या माप सकता है? करंट माप सकता है, वोल्टेज माप सकता है, करंट माप सकता है, वोल्टेज माप सकता है, रेजिस्टेंस माप सकता है, तापमान माप सकता है, और ये सभी को ही माप सकता है। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और तापमान मल्टीमीटर माप सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत उपकरण में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो कंट्रोलिंग जो स्प्रिंग होती है वो किस धातु की बनी होती है? इस्पात की, नाइक्रोम की, फास्फोरस ब्रांच की, चांदी की, या इन सभी की? तो हमेशा ध्यान रखें जो विद्युत उपकरणों में जो कंट्रोल स्प्रिंग होती है वो बनी होती है फास्फोरस ब्रांच की, फास्फोरस ब्रांच की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्वचालित विद्युत प्रेस का तापमान नियंत्रित करने वाला घटक कौन सा है? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। तापन अवयव, श्रेणी क्रम प्रतिरोध, थर्मोस्टेट और अप्लायंस सर्किट, ए और बी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखिए जो स्वचालित विद्युत प्रेस होती है, ऑटोमेटिक जो प्रेस चलती है उसके अंदर जो तापमान नियंत्रित करते हैं वो थर्मोस्टेट द्वारा तापमान नियंत्रण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में एसी पावर लाइन वोल्टेज की आवृत्ति क्या है? तो जो भारत में एसी पावर लाइन की वोल्टेज की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 160 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 125 हर्ट्ज। तो जो भारत में जो एसी की पावर लाइन वोल्टेज की जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का एक उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, ये भी दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। लीड जिंक्रोनेट टाइटनेट, बेरियम टाइटनेट, लिथियम निकोबेट और पोटेशियम निकोबेट, ये पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ के उदाहरण होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्थायी स्थापना, जो अस्थायी स्थापना में निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग की अनुशंसा की जाती है? जो अस्थायी वायरिंग होती है, अस्थायी वायरिंग कौन सी वायरिंग की जाती है? क्लीट वायरिंग, सीटीएस वायरिंग, या फिर टीआरएस वायरिंग, या पीवीसी कंड्यूट वायरिंग, या पीवीसी कैपिंग वायरिंग। तो हमेशा ध्यान रखें जो स्थायी स्थापना के लिए जो की जाती है, अस्थायी स्थापना के लिए जो वायरिंग की जाती है वो की जाती है क्लीट वायरिंग। ये अस्थायी स्थापना के लिए वायरिंग की जाती है क्लीट वायरिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से कौन सी लैंप लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है? यह फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी लैंप लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है? वो देता है सोडियम वाष्प लैंप। इसका जो राइट आंसर होगा सोडियम वाष्प लैंप होगा। और ये जो लैंप है ये मोनोक्रोमेटिक प्रकाश नहीं देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है। ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है। ए ब्रीदर, कंजर्वेटर, टेप चेंजर, बुकोल्स रिले, इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रांसफार्मर के जो भाग होते हैं वो नहीं है, वो बताना है। तो देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीदर भी होता है, कंजर्वेटर टैंक भी होता है, टेप चेंजर भी होते हैं, बुकोल्स रिले भी होते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो हम आंसर देंगे कौन सा घटक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ई होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर, द्वितीयक धारा ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर या पॉलीफेज ट्रांसफार्मर व आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो हमेशा ध्यान रखें किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज के समान होती है, वो होती है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है? जो तरंग वाइंडिंग होती है, जो वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? वेव में होती है 2। तो ऑप्शन में देखिए 2 कौन से ऑप्शन में है? ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा। और जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है वो हमेशा पोलों की संख्या के बराबर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तीन फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट है और अल्टरनेटर में 8 ध्रुव हैं। तो इसका जो स्लॉट कोण क्या होगा? तो स्लॉट कोण बताना है क्या होगा। एक तीन फेज अल्टरनेटर में एक आर्मेचर में स्लॉट है 120 और अल्टरनेटर में 8 ध्रुव है। इसका स्लॉट कोण बताना है। तो स्लॉट कोण हम निकाल सकते हैं 180 इंटू पोल बटा स्लॉट, तो 180 इंटू पोल 8 अपॉन स्लॉट कितने हैं? 120। जब हम इसे इससे काटेंगे 4 12 3 6 18, तो 6 इंटू 2 करने पर कितने होंगे? 6 इंटू 2 इक्वल 12 12। तो इसका जो होगा डिग्री 12 डिग्री। इसका जो राइट आंसर होगा 12 डिग्री। इसका जो राइट आंसर होगा 12 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत धारा ट्रांसफार्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो विद्युत धारा ट्रांसफार्मर के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक को लोड के साथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका जो असत्य है, प्राथमिक को लोड के साथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है, किया जाता है। प्राथमिक विद्युत धारा द्वितीयक से प्रभावित नहीं होती है। प्राथमिक विद्युत धारा द्वितीयक से प्रभावित नहीं होती है, सही है। चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक विद्युत धारा के अनुसार परिवर्तित होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो प्राथमिक विद्युत धारा के अनुसार परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक विद्युत धारा लोड से प्रभावित होती है। जो प्राथमिक विद्युत धारा होती है वो लोड से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? उसे किया जाता है सिलिका जेल। तो ऑप्शन देखिए कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम क्लोराइड और सिलिका जेल। ये बनी होती है, सिलिका जेल बनी होती है कैल्शियम क्लोराइड की। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज विनियमन तब होता है जब लोड पावर फैक्टर होता है। जब ट्रांसफार्मर का
अधिकतम वोल्टेज विनियमन तब होता है जब पावर फैक्टर कौन से लोड के पावर फैक्टर होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, हमें जो वोल्टेज नियमन रेगुलेशन चाहिए वो होना चाहिए ट्रांसफार्मर में न्यूनतम, मतलब कम वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए। लेकिन पर्सन में बोल रहा है अधिकतम वोल्टेज नियमन के लिए तब होता है जब लोड का पावर फैक्टर होता है लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर, लीकेज इम्पीडेंस कोण से कम, लीकेज इम्पीडेंस कोण से अधिक या 0 व 1। तो वोल्टेज जो रेगुलेशन होगा वो अधिकतम होगा जब लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर होता है। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 ध्रुव सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। जब 4 ध्रुव लैप हैं तो पोलों की संख्या के बराबर ही समांतर पथों की संख्या होगी। लैप में जो होगी पोलों की संख्या के बराबर, वेब में होगी 2। यदि सिंप्लेक्स लैप है तो पोलों की संख्या के बराबर। चलते हैं नेक्स्ट। डुप्लेक्स में 2 हो गए। डीसी मशीन में एक आर्मेचर की ध्रुव पिच है यदि ध्रुव और स्लॉटों की संख्या 4 व 28 है। तो हमें बताना है ध्रुव पिच। तो स्लॉट पर पोल से हम ध्रुव पिच निकाल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा स्लॉट पर पोल, तो स्लॉट कितने हैं 28 और पोल है 4, ध्रुव है 4। तो 4 से 28 का जब डिवाइडेशन करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होता है। तो जो फिलामेंट लैंप होता है वो कौन से पावर फैक्टर पर संचालित होता है। 0.5 लीडिंग, बी 0.5 लैगिंग, एकक या 0.8 लैगिंग, ई 0.8 लीडिंग। तो हमेशा ध्यान रखें जो फिलामेंट लैंप सामान्य तौर पर किस पावर फैक्टर पर संचालित होता है वो होता है इकाई पावर फैक्टर पर। जो फिलामेंट लैंप होता है सामान्यतः इकाई पावर फैक्टर पर संचालित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए भू संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसे भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो ए वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, विद्युत कुकर और इन सब। जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसे भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज के अंतिम 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसी प्रकार से कल हम 24/8/2018 के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।